नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या 16 होगा। बाकी सारे ही सब्जेक्टों का आंसर राइटिंग आपको सीखने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक प्ले लिस्ट कीजिए, वहाँ पे सेपरेट एक एक सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया गया है। और वीडियो के अंत में आपको मिलता है एक अभ्यास प्रश्न जिसका आंसर लिख के आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना होता है ताकि आप अपनी खूबियों को कमियों को अच्छी तरीके से जान सकें। तो चलिए, काफ़ी शानदार इनिशिएटिव यहाँ पे आईएएस एनालिसिस के द्वारा किया जा रहा है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज का जो प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। नए स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख जो चुनौतियाँ हैं इसको रिलेट करना है, ध्यान रखिएगा, नए स्वतंत्र भारत से। तो देखिए, जब भारत 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद से भारत को उपहार स्वरूप बहुत सारी यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो कि भारत उन समस्याओं का सामना भी किया। आज तक बहुत सारी जो समस्याएं हैं यथावत यहाँ पे बनी हुई है। तो जो भी चुनौतियाँ हैं खासकर उस समय कोशिश यही करना है कि जितना अधिक हो सके जो डायमेंशन आपको बढ़ाने की कोशिश करना है। और वो डायमेंशन देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज में आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हालांकि एक बहुत बड़ी समस्या है कि पॉइंट में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें। क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट में भी बेटर रहेगा, पैराग्राफ में भी बेटर रहेगा। ये जो डिसाइड है आप यहाँ पे, ठीक है, खुद आपको करना है कि आप किस में कम्फर्ट जोन में है। पॉइंट में लिखने से एक फ़ायदा होता है कि आप कम से कम शब्दों में, खासकर यूपीएससी वगैरह में कम से कम शब्दों में अपनी बातों को एग्जामिनर को अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन वहीं स्टेट पीसीएस में देखिए शब्दों को थोड़ा खींचना पड़ता है, तो पैराग्राफ यहाँ पे ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को चूँकि वर्णन करना है तो हॉरिजेंटली डायमेंशन बढ़ाना है, लेकिन थोड़ा वर्टिकली हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पे डिफाइन करते हुए चलना है। और उस समय जब नवनिर्मित भारत था, जो भी चुनौतियाँ थी उसको तो अच्छे से बताना ही बताना है, और कुछ उसमें पॉइंट के माध्यम से, कुछ पैराग्राफ के माध्यम से वर्तमान तक की समस्याओं को भी इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। देखिए कि भारत के आज़ादी के बाद से अभी भी ये समस्याएं चल रही है, लेकिन ये जो पहलू होना चाहिए 90% यहाँ पे होना चाहिए पूरा का पूरा वर्णन। अब सिर्फ आप चुनौतियां ही चुनौतियां दिखाई देंगे, ठीक है, तो फिर उतना लगेगा बैलेंस उतर नहीं है। लगभग जो 5 से 10% यहाँ पे वेटेज आपको कोशिश करना है कि देखिए भारत आज भी दुनिया के सबसे शानदार लोकतंत्र देशों में से, यहाँ पे लोकतांत्रिक देशों के रूप में से यहाँ पे एक जाना जाता है। तो उसके पीछे न कहीं अगर देखा जाए तो भारत के सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों से भारत, समझ रहे हैं ना, भारत इन चुनौतियों से अच्छी तरह से यहाँ पे सामना कर रहा है और काफ़ी हद तक इसमें भारत सफल भी हुआ है। जहाँ देखिए कई सारे इतिहासकारों के द्वारा बोला जा रहा था कि 1947 के बाद भारत भले आज़ाद हो रहा है, लेकिन ये आज़ादी लंबे समय तक नहीं रहेगी, भारत खुद कई भागों में बट जाएगा। लेकिन ऐसा देखिए यहाँ पे नहीं हुआ। जो बांटा अंग्रेज़ों ने बांटा, उसके भारत देखेंगे तो एक राष्ट्र के रूप में, खासकर एक नेशनलिज्म की जो भावना है हमेशा से भारत में मजबूत होते आई है। और आज इसीलिए नेशनलिज्म जैसे शब्दों का कहीं न कहीं देखेंगे तो दुरुपयोग होते हुए भी नज़र आ रहा है। तो खैर चलिए, हम लोग अब आंसर राइटिंग का हम लोग फ्रेमिंग करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिनॉप्सिस की, जिसमें इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट होता है। हमेशा इन तीन पार्टों को ध्यान में आपको रख के चलना है। भूमिका के तौर पे आपको वर्तमान, ठीक है, जो 1947 की जो स्थिति थी, ठीक है, स्वतंत्रता को लेके कि कितने सारे चैलेंज थे उस समय, उसको आपको थोड़ा इशारा कर देना है, ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे समस्याएं थी। उसके बाद बॉडी पार्ट में पूरा का पूरा जो विभिन्न जो चुनौतियां हैं, ध्यान रखिएगा, इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना है। लगभग 90% मैंने बताया कि आपकी जो भी चुनौतियां हैं इसको इंटीग्रेटेड करके लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि 1947 के बाद से जो तत्कालीन जो चुनौतियां थी उसको अधिक लिखें, और वर्तमान तक की जो चुनौतियों को थोड़ा आपको क्या करना है कि कम से कम शब्दों में इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ के लिख देना है। उसके बाद फाइनली आपको आना है निष्कर्ष में, जो कि बिल्कुल फ्री है। जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको एक शानदार आप कह सकते हैं कि, ठीक है, बनाने के लिए फिर बेहतरीन एनालिसिस करके आप निष्कर्ष को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको किधर भी मोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करते हैं। भूमिका में आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देना है कि देखिए भारत किस तरीके से 1947 में आज़ाद हुआ,
लेकिन आज़ादी के बाद से भारत को विरासत में या फिर उपहार स्वरूप भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं मिली उस समय, ठीक है, एक बहुत बड़ा डायमेंशन हो जाएगा। देखिए, जब भी आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ लिखते हैं तो सारी की सारी चीज़ें इसमें देखिए कहीं न कहीं इसमें यहाँ पे कवर हो जाती है। एक सांस्कृतिक भी होता है, उसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक समस्याओं के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो कल्चरल एक्टिविटी को आप ले सकते हैं, भाषाई स्तर को ले सकते हैं, खान पान, रहन सहन, ठीक है, जो आर्थिक असमानता की जो बात की जा रही है, ठीक है, बहुत हद उसे भी शामिल कर सकते हैं। उस समय देखेंगे तो 3 प्रमुख चुनौतियां थी, जैसे कि देश का एकीकरण को पूरी तरीके से बनाए रखना। देश का एकीकरण देखिए सरदार पटेल के नेतृत्व में जो किया गया, कितना शानदार कार्य किया गया, क्या ये आसान था? तो ये तो तत्कालीन यहाँ पे चुनौतियों के रूप में मौजूद थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस तरीके से कायम रखना, देखिए यहाँ पे आए दिन मैंने अभी बोला इतिहासकारों के द्वारा यह, ठीक है, पूरी तरीके से उस समय मैंने कटाक्ष यहाँ पे किया जाता था कि भारत इतने लंबे समय तक कभी नहीं रह सकता है। बोला गया था कि 10 से 15 सालों में भारत टूट जाएगा, क्या टूटा? बल्कि आज भारत लोकतंत्र के रूप में देखिए जहाँ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं सीना ठोक के बोलते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद समावेशी विकास, यहाँ पे सस्टेनेबल जो, ठीक है, डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, बाकायदा सस्टेनेबल गोयल भी चल रहा है, 17 लक्ष्य रखा गया है। तो समावेशी विकास के अंतर्गत उस समय जो भी यहाँ पे कह सकते हैं ना, लाइवलीहुड, ठीक है, बिजली, पानी, शिक्षा, या फिर उस समय देखेंगे तो आवास हो गया, हेल्थ हो गया, समझ रहे, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। चलिए भाई हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में देखिए नंबर 1 यहाँ पे कि स्वतंत्रता के भारत के सामने उपस्थित विभिन्न चुनौतियाँ। सबसे पहला यहाँ पे विभाजन। विभाजन देखिए कितना दुखदायी रहा भारत के लिए, तो आपको बताना है। विभाजन के बड़े पैमाने पर देखिए सांप्रदायिक हिंसा के रूप में चिन्हित किया गया। अब इस जो सांप्रदायिक जो हिंसा था, आपको समझना है कि ये हिंसाएं खासकर यहाँ पे उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, देखिए जो वर्तमान जो पंजाब का जो क्षेत्र है, सीमावर्ती इलाकों में कितने लोग वहाँ मारे गए। गदर जैसे मूवी में उसकी जो विभत्सा है बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश की जो सीमा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन था। तो सांप्रदायिक हिंसा के रूप में इसको समझना है। इसके अलावा विभाजन के कारण ही देखिए कश्मीर की समस्या उत्पन्न हुई, जो आज तक पूरी तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो रिजॉल्व नहीं हो पाई है। आम तौर पे देखा जाए तो आज भी उसकी समस्याएं मौजूद हैं, जो कि वहाँ के लोगों को, ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के साथ यहाँ पे युद्ध भी शुरू हो गया, और ये युद्ध चाहे हम लोग बात कर लें, ठीक है, मतलब 1947 का युद्ध की बात कर लें, उसके बाद से देखेंगे तो 1965 हो गया, जब लाल बहादुर शास्त्री जब, ठीक है, नवनिर्मित प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर इंदिरा गांधी 1971 के आसपास देखेंगे, फिर 99 का अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल युद्ध। इन सारे युद्धों को आप पाकिस्तान के साथ कैसे भूल सकते हैं? तो समस्या तो थी यहाँ पे, लेकिन आपको इंटीग्रेटेड करके यहाँ पे, ठीक है, मेंशन कर देना है। साथ ही भारत को बड़ी संख्या में शरणार्थियों को पुनर्वास प्रदान करने की यहाँ पे आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी सीएए वगैरह यहाँ पे लाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सीएए हो गया या फिर एनआरसी वगैरह की जो बात चल रही है, कहीं न कहीं देखिए उसका संबंध इस पुनर्वास से ही तो यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। कौन नागरिक है भारत का, कौन नागरिक नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जब भी पश्चिमी एशिया का जिक्र आता है, तो जब पश्चिम एशियाई देशों में, जब खासकर सीरिया जैसे देशों की बात करें, उस समय कितने सारे शरणार्थी माइग्रेट होकर यूरोप में जा रहे हैं। यूरोप वाले पूरे एकदम मतलब बर्लिन की दीवार की तरह वो अपने बाउंड्री को दीवार से घेर रहे थे कि हमारे यहाँ कोई शरणार्थी ना आ जाए। भारत में देखेंगे तो भारत के इतिहास में देखेंगे तो चाहे हम लोग बांग्लादेश की बात कर लें, म्यांमार से बात कर लें, पाकिस्तान के साथ बात कर लें, बहुत बड़े मात्रा में देखिए यहाँ पे शरणार्थियों का आना जाना पूरी तरीके से लगा रहा है। और आज भी भारत कहीं न कहीं शरणार्थियों की समस्या से ग्रसित है। इतना आसान नहीं है देखिए। उसके बाद कुछ और बातों को देख पा रहे हैं, जैसे कि बड़े पैमाने पर गरीबी और यहाँ पे निरक्षरता की यहाँ पे बात की जा रही है। जस्ट देखिए आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद देखेंगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत अधिक अच्छी लिटरेसी रेट थी। अंग्रेज़ों ने तो अपने अकॉर्डिंग ही एक मिडिल क्लास भारत में डेवलप किया था, लेकिन उस मिडिल क्लास ने क्या अपनी ड्यूटी को पूरा किया? क्या लोगों को
एजुकेट करना शुरू किया? बिल्कुल नहीं किया, बल्कि वो बिल्कुल ही यहाँ पे कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो मिडिल क्लास बिल्कुल अंग्रेज़ों की जगह ले लिया। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से कि स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 80% या लगभग 250 मिलियन आबादी थी। अकाल और भूख ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी मदद लेने के लिए प्रेरित किया। एक तो लिटरेसी रेट यहाँ पे देख पा रहे हैं 250 मिलियन, बहुत बड़ी जनसंख्या है, देख पा रहे हैं। और अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी मदद के लिए खासकर भारत का जो पश्चिमी जो बंदरगाह का जो होता है ना मुंह, हमेशा ये खुला रहता था। हमने टकटकी लगाए देखता था कि कोई इस अटलांटिक ओशियन से पार कोई इधर से मदद कर दे। अमेरिका उसमें ठीक है, अमेरिका ने भी बहुत हद तक मदद किया। बोला जाता है कि सूरों को खाने वाला गेहूं भी भारत को सब खिलाया। एक भूखा व्यक्ति क्या करेगा, मरता ना क्या करता यहाँ पे। और भारत के सामने इतनी बड़ी पॉपुलेशन, खाद्य जो संकट था, इसीलिए तो भारत में देखिए आगे चल के हरित क्रांति जैसी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे चलाना पड़ा, तभी जाके भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया। तो इसको आपको समझना है कि बाहरी मदद लेने के लिए प्रेरित किया। इधर से रसिया से भी बहुत अच्छी मात्रा में आया। देखिए आज ठीक है, रसिया हो गई, यूक्रेन है, मतलब कहते हैं ना, मतलब गेहूं के कटोरे के रूप में उनको जाना जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा विविधता में एकता सुनिश्चित करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज टास्क था, जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, इन सबको मिला के एक साथ चलना क्या आसान था? सोचिए उस समय, आज भी इतनी समस्या देता है सारी चीज़ें, तो उस समय एक नवनिर्मित देश के साथ, ठीक है, नवनिर्मित देश ने कैसे अपने आप को मैनेज किया। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो लगेगा कि देखिए उस समय जो भी बेस्ट था, ठीक है, वो अपना बेस्ट देने का उन लोगों ने ज़रूर प्रयास किया। अगर वो प्रयास नहीं किया होता तो भारत आज एकजुट यहाँ पे नहीं होता, एक रूप में यहाँ पे नहीं रह पाता, बल्कि भारत कई सारे हिस्सों में बट गया होता। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। एक नए स्वतंत्र भारत जिसे मुख्य रूप से रियासतों को आत्मसात करने से उत्पन्न चुनौतियों के कारण देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने की आवश्यकता थी, जो कि यहाँ पे प्रयास किया ही गया। देखिए पटेल की ही बात कर लें, बिल्कुल कांग्रेस के आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक पिलर के रूप में वो कार्य कर रहे थे उस समय, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीमाओं को सांस्कृतिक और भाषाई एकता के बारे में सोचे बिना बेतरफ ढंग से यहाँ पे खींचा गया था, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे भारतीय जो ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत है, आपको समझना है, क्योंकि इनके पास तो 3 रास्ते थे, या तो भाई इंडिपेंडेंट रहो, स्वतंत्र रहो, या भारत में रहो या पाकिस्तान में रहो। लेकिन स्वतंत्र रहोगे तो तुम्हारा एरिया बहुत छोटा होगा, तो तुम्हें अपनी वैदेशिक जो, ध्यान रखिएगा, जो ठीक है विदेशी जो मंत्रालय है होगा, पूरी तरीके से किसी न किसी, या तो भारत को या फिर पाकिस्तान को सुपुर्द करना होगा। तो यहाँ पे समस्या थी यहाँ पे, जैसे कि ठीक है निज़ाम के हैदराबाद की बात कर लें, जूनागढ़ की बात कर लें, इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया गया। लेकिन कश्मीर देखिए व्यवहारिक रूप से आज भी कहीं न कहीं देखेंगे तो जल रहा है, ठीक है, समस्या तो है ही। कम आर्थिक क्षमता को लेके हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, लो इकोनॉमिक जो कैपेसिटी की बात यहाँ पे हो रही है। देखिए यहाँ पे आज भी देखिए भारत की अगर हम लोग बात करें करेंट सिनारियो में, तो भारत का जो जीडीपी है, भारत के जीडीपी में देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम आज के समय में, ठीक है, जो इसका योगदान है। उसके बाद से ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर से मैंने सब, उसके बाद अधिक यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय सेक्टर का, सेकेंडरी, टर्सेरी का आज तृतीयक सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि भारत के जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान भले ही वो कम है, लेकिन सबसे अधिक जो रोजगार प्राइमरी सेक्टर आज भी दे रहा है। तो उस समय तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि भारत में देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद का देखिए 54% हिस्सा था, सबसे बड़ा। इतनी बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन किसी भी देश के जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर से रह रहा है, तो देश कभी भी विकसित या विकासशील नहीं हो सकता था। अल्प विकसित, समझ रहे हैं ना, अल्प विकसित भी कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, बिल्कुल एक पिछड़ी कंट्री के रूप में मौजूद था। स्वतंत्रता के समय भारत की 60% जनसंख्या जीविका के लिए देखिए यहाँ पे कृषि पर निर्भर थी। कितना चैलेंजिंग टास्क था, आप सोच पा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी इन सारे चीज़ों से यहाँ पे कहीं न कहीं निपटा गया। उसके बाद से कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि शीत युद्ध का तनाव हो गया। अब ये शीत युद्ध का जो तनाव है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरा जो विश्व था 2 खेमों में बढ़ता यहाँ पे चला गया। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था, ठीक है,
एक तरफ तो था यूएसए और दूसरा तरफ था यहाँ पे यूएसएसआर, ठीक है। अब यही था कि यहाँ पे वर्चस्वता का जो दौर पूरी तरीके से चल रहा था, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता था, और अब किसकी तलवार मजबूत है, तो यहाँ पे गुटबंदी को पूरी तरीके से बढ़ावा मिला। यूएसए और यूएसएसआर ने, एक तरफ यूएसए यहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में, यूएसएसआर एक तरह से देखा जाए तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में मौजूद था। तो सारे देशों ने अपने गुटबंदी को बढ़ावा मिला कि जितना अधिक से अधिक यहाँ पे देश हो, जितना बड़ा ग्रुप होगा, उसकी जो इंटेंसिटी होगी, समझिए उसकी जो क्षमता होगी, होता है ना, आज भी देखिएगा अकेले जाएंगे तो कोई मार के भगा देगा, लेकिन थोड़ा ग्रुप में रहेंगे ना तो एक पावर मिलता है। तो उसी पावर के लिए इन सारे देशों ने, खासकर इन दो देशों ने गुटबंदी को बढ़ावा देना शुरू किया। अब उस समय देखिए नवनिर्मित भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, कई सारे अफ्रीकी देश भी आज़ाद हुए। उनके लिए बड़ा चैलेंज था कि हम जाए कहाँ, क्योंकि ये तो फेंक रहे हैं, मैंने बस समझ लीजिए रोटी का टुकड़ा ही फेंक रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। भारत लालच नहीं किया। पाकिस्तान कहाँ चला गया, तो यूएसए की गोदी में जाकर बैठ गया। भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ जरूर रहा, लेकिन भारत ने बिल्कुल ही दोनों से बैलेंस बना के, दोनों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। और नेहरू के इसी के मामले में भारत की विदेश नीतियों में गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक बिल्कुल एक मील के पत्थर के रूप में रखा जाता है। तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो इतना आशा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए चला गया पाकिस्तान, कितना उसको इकोनॉमिकली जो हेल्प मिला, बूस्ट मिला, ठीक है, बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिला। इसीलिए तो कई सारे युद्धों के साथ जो भी भारत हुआ, ठीक है, मैंने भारत के साथ युद्ध हुआ, इन युद्धों में भारत के साथ अच्छा खासा प्रतिस्पर्धा किया, मुंह का खाया लेकिन प्रतिस्पर्धा कर से मतलब रहा। जिस देश के पास वही है ना, वर्तमान में देखिए बहुत अधिक वहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है, खाने पीने का मतलब समझ पा रहे हैं ना, मैंने उसकी जो आधारभूत चीज़ें, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। तो सोचिए हथियारों के दौर में इतना आगे कैसे रहा। उसका एक ही जवाब है और वो है यहाँ पे अमेरिका, यूएसए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो अधिकांश विकासशील देश देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ की दो महाशक्तियों से में से किसी एक से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। भारत ने शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहने और इसके आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का पूरी तरीके से इसने पालन किया। बहुत कहानी यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए, थोड़ा इंटीग्रेटेड करके वर्तमान तक की समस्याएं क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अलावा राष्ट्र ने धार्मिक जो हिंसा है, जो कि उस समय भी था, आज बड़ी तेजी से ये चल रहा है। जातिवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद और क्षेत्रीय अलगाववादी विद्रोहों का यहाँ पे सामना किया ही किया है, आज भी कर रहा है। देखिए भारत बहुत इन सारे चीज़ों से भारत जूझ रहा है, जो भारत की एकता अखंडता में सब बार बार खतरा पैदा करता है। इसके अलावा भारत का देखिए चीन के साथ अनसुलझे जो विवाद है, जो आज तक यहाँ पे नहीं सुलझ पाया है, समझिए, ठीक है, जो समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे आज तक यहाँ पे नहीं सुलझ पाया, जो रेड क्लिफ जो लाइन जिसे बोला जाता है, इसको 1962 में चीन भारतीय यहाँ पे ध्यान रखिएगा युद्ध में पूरी तरीके से यहाँ पे बदल गए। रेड क्लिफ या मैकमोहन है, आप लोग कन्फर्म कर दिया, ठीक है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो 1962 में यहाँ पे चीन भारतीय युद्ध में बदल गए, जो कि नेहरू की विदेश नीति में चीन को अच्छा खासा स्थान दिया गया था। हिंदी चीनी भाई भाई, भारत भी एक समाजवादी देश, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री, दोनों के विचारों में बड़ा समानता था। लेकिन देखिए कम्युनिस्ट हमेशा ही हिंसात्मक गतिविधियों से यहाँ पे लैस होता है, ठीक है, और यही चीन ने किया, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ भारत का जो कह सकते हैं कि जन्मजात दुश्मन के ही रूप में मौजूद पाकिस्तान के साथ देखिए 1947, 65, 1971, 99 में युद्ध हुआ। तो सोचिए इन युद्धों में अगर पाकिस्तान कहीं न कहीं भारत को अच्छा खासा चैलेंज दिया, कोई कहना इसमें गलत नहीं होगा, तो उसके पीछे वही है, ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध। ध्यान रखिएगा शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान का अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ जाना, ठीक है। बहुत अधिक उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट मिला ही मिला, लेकिन क्या ये समस्या नहीं है? किसी भी राष्ट्र के लिए देखिए समस्या है। भारत भी एक राष्ट्र है और भारत के साथ भी ये समस्याएं हैं। खासकर आज़ादी के बाद से हमने दिखा दिया स्टैंड क्या क्या समस्या थी, और आज तक हमने पूरा सारे चीज़ों को एक जगह कंपाइल करके हमने इंटीग्रेटेड कर दिया, ठीक है। देखिए कितना बैलेंस उतर हो गया। अब निष्कर्ष यहाँ पे फाइनली आपको बताना है, ठीक है। निष्कर्ष में देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चुनौतियों के कारण स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकारों ने बोला हुआ था
कि भारत एक राष्ट्र के रूप में जीवित यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं रहेगा। जल्द ही इसका बँटना तय यहाँ पे होगा। हालाँकि यही आपको समझना है कि भारत का जो संविधान बना, जो सारे धर्म, जाति, सारी चीज़ों से ऊपर, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो वो है भारत का संविधान। भारत के संविधान ने बिल्कुल ही भारत को एक राष्ट्र के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। और ये इतना पुनर्जीवित कर दिया, देखिए यहाँ पे, कि उसने कई सारे देशों को भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने देशों को चलाने का यहाँ पे, ठीक है, मोटिवेट भी किया। और आज भी देखिए वैश्विक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र एक विशाल तौर के यहाँ पे विद्यमान है। तो लगभग मैंने बोला था कि 10% जो वेटेज है आपको देना कहाँ है, बैलेंस करने में देना है। अब बिल्कुल उत्तर बैलेंस हो गया आपका कि चुनौतियों के साथ साथ हमने ये भी दिखा दिया कि देखिए इतनी चुनौतियाँ तो है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ भारत बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे डील करना है और भारत की एकता, अखंडता, अछूतता को कैसे यहाँ पे बनाए रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को किया होगा। देखिए यही है ना, थोड़ा सा आप समझ के करेंगे, खुद से आप बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब आज का जो प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास करें, और सिर्फ देखें नहीं बल्कि अपने हाथ और पेन को थोड़ा कष्ट दें और एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख के टेलीग्राम ग्रुप में भेजने का भी कष्ट करें, तभी जाके होगा। समझ रहे हैं ना, एग्ज़ाम में 3 घंटों का खेल में आपने कितना अभी मेहनत किया है मायने यही रखता है। यही आपने जो मेहनत किया है, इसी मेहनत की बदौलत आप उस 3 घंटे में एक अच्छा उत्तर यहाँ पर लिख पाएंगे। एग्ज़ाम में चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए, ठीक है, हाथ दर्द करने लग जाएगा। कोशिश कीजिए इसका टेलीग्राम में ज़रूर, ठीक है, भेजिए ही भेजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।